नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के सब्जेक्ट एमएचडी 3 का इकाई 3 गोदान में नारी चरित्र, इस पर चर्चा करेंगे। अगर इकाई की रूपरेखा का बात करेंगे तो आज हम लोग इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। नारी जीवन के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण, चरित्र चित्रण की विधि और नारी चित्रण, गोदान में प्रस्तुत किसान नारी पात्र, गोदान में चित्रित मध्यवर्गीय नारी पात्र, जाति व्यवस्था और दलित नारी का उत्पीड़न। वैसे ही लास्ट में चर्चा करेंगे प्रेमचंद की दृष्टि में नारीत्व की अवधारणा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, 1 बाय 1 चर्चा कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रस्तावना का कुछ महत्वपूर्ण पाठ है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ये गोदान उपन्यास जो है ये मुख्यतः किसान जीवन को सामने रखकर ही बनाया गया है। इसमें किसानों का जो समस्या है इसी को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण नारी पात्र भी है जिसके बारे में चित्रित किया गया है। अगर इन नारी पात्रों का बात करें तो इसमें जो प्रमुख है वो है धनिया, झुनिया, सिलिया, नोहरी, दुलारी, सहुआइन, है ना। ये सब मुख्य रूप से है। इसमें भी जो धनिया है ये होरी की पत्नी, झुनिया ये गोबर की पत्नी, सिलिया ये माता दिन की रखेल ना, जो दलित जाति से आती है ना। वैसे ही और एक आध पात्र भी है, जैसे पुनिया भी है हीरा की पत्नी। तो ये सब का एक एक करके हम लोग देख लेंगे। अगर होरी का चरित्र का बात करें तो होरी का चरित्र हमेशा हम लोग क्या देखते हैं कि थोड़ा सा ढीला ढाला वाला चरित्र है ना। लेकिन जो उसकी पत्नी है धनिया, वही क्या करती है, हर मौके पर उसे संभालती है ना, उसे साहस देती है। वो स्वयं भी क्या है, बहुत निडर है, मेहनती है, कर्मठ है, साहसी रूप है। और ऐसे दोनों का रूप मिलकर ही, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही किसान की जो संश्लिष्ट प्रतिमा वो बन पाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि धनिया के बिना जो होरी का जीवन है वो अधूरा है, या फिर वो पात्र को आप अधूरा मान सकते हैं। ठीक है, गोदान की मूल कथा बेशक होरी धनिया के संघर्षों और पीड़ाओं की है, परंतु इस मूल कथा के साथ साथ अनेक अवान्तर कथाओं और प्रकरणों को भी सृष्टि की गई है, जिसमें नोहरी, झुनिया, सिलिया, है ना, चूहिया, मालती, गोविंदी आदि अनेक नारी चरित्र हमारे सामने आए हैं। ठीक है, और ये भी क्या होते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। ठीक है, अगर प्रेमचंद के साहित्य का शुरुआती दिनों का बात करें, है ना, पहले तो प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे, आपको पता ही है ना। बाद में वो हिंदी में लिखने लगे। तो जब वो उर्दू में रचना करते थे तो उस समय भी नारी के समस्याओं को उसने उठाया है। और जब वो उपन्यास लिखने लगे, हिंदी में जब लिखने लगे, जैसे कि प्रेमा, सेवा सदन, निर्मला, ये जो उपन्यास है, तो इसमें भी नारी जीवन के विविध पक्षों को उठाया गया है ना, समस्याओं को सामने रखा गया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इन समस्याओं का समाधान ठीक से प्रेमचंद के द्वारा नहीं किया गया है। काहे कि प्रेमचंद को ये लगता था कि उस समय का जो समाज है वो पूर्णतः पितृसत्तात्मक है, और ऐसे में नारी का एक अलग से स्वतंत्र दृष्टिकोण या स्वतंत्र सोच उतना विकसित उस समय तक नहीं हो पाया था। ठीक है, तो जो भी है अब हम लोग देख लेते हैं। पहला जो टॉपिक है, नारी जीवन के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण। तो जैसे पहले ही चर्चा किया गया है, जो उपन्यास है तो इसका केंद्रीय पात्र होरी है, और होरी के किसान बने रहने की ही लेखक की मुख्य चिंता है ना। जैसे होरी किस तरह से किसान बने रह सके, है ना, यही इसका मुख्य चिंता है।
नारी चरित्रों का वर्णन तो किया गया है, लेकिन उनके समस्याओं का समाधान नहीं दिखाया गया है ना। जब भी प्रेमचंद्र नारी पात्रों की ओर मुड़ते हैं या उनका वर्णन करते हैं तो बस उसके समस्याओं को दिखा लेते हैं और फिर अपने मूल कथा में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर कहा जाए तो नारी जीवन के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण इसी प्रकार का था, है ना। समस्याओं को वो जरूर दिखाते हैं लेकिन ज़्यादा समाधान वो सुझा नहीं पाते हैं। ठीक है, हाँ, अब जो अगला टॉपिक है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है कि चरित्र चित्रण की विधि और नारी चित्रण, है ना। अर्थात कोई भी चरित्र को जब चित्रित किया जाता है तो कई विधि इसमें सामने आ सकता है। तो गोदान में प्रेमचंद किन किन विधियों को सामने लाया है ना, इसमें हम लोग वही देखेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर सामान्य रूप से कहें तो किसी पात्र के बारे में लेखक स्वयं कह सकता है, तो ये एक विधि हुआ। या फिर ये हो सकता है कि किसी पात्र के बारे में दूसरा पात्र कुछ कहे, है ना। अर्थात एक पात्र का चरित्र चित्रण दूसरे पात्र के द्वारा हो, तो ये एक विधि हो सकता है। तीसरा विधि ये हो सकता है कि स्वयं ही कोई पात्र अपने बारे में कहे, तो ये भी एक विधि हो सकता है। या फिर चौथा विधि ये भी हो सकता है कि कोई कुछ कहे नहीं, है ना, उस पात्र का जो क्या है चरित्र है या उस पात्र का जो कर्मठता है ना, उसी को देख के ही स्वयं ही उसके चरित्र के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो गोदान में भी प्रेमचंद इन चारों विधियों का प्रयोग किया है ना। अब हम लोग उदाहरण के साथ इन चारों विधियों को क्या करेंगे, समझ लेंगे। तो पहला जो विधि है जिसमें क्या है, लेखक स्वयं पात्रों के बारे में अपनी राय देते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण है इसमें, है ना, गोदान में जो इस बात को स्पष्ट करता है। इसमें यह बात है कि लेखक क्या है, जब ऐसे घटनाओं के बारे में वर्णन करते हैं या ऐसे पात्रों के बारे में वर्णन करते हैं तो वो खुद ही क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं। कभी किसी चरित्र के बारे में कुछ राय देते हैं, फिर अगले ही पल दूसरे तरह का राय बना देते हैं जो कि पिछले वाली बातों से मेल ही नहीं खाता है ना। उदाहरण के लिए अगर क्या है, झुनिया का चरित्र को देखा जाए, है ना, अर्थात झुनिया के बारे में ये प्रेमचंद जो कहते हैं उसको अगर समझा जाए तो एक बार कहते हैं कि वो झुनिया जो है वो क्या है, विधवा है, उसके नारीत्व का द्वार पहले तो उसका पति उसका रक्षक बन बैठा था, अब जब विधवा हो गया है तो उसके द्वार का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए वो अपना द्वार को हमेशा बंद ही रखती है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि वो अपना क्या है, किसी को शारीरिक शोषण होने नहीं देती है ना, मतलब अपना शारीरिक शोषण करने किसी को नहीं देती है। फिर वो कभी कभी कहते हैं कि लेकिन जब कोई सुनापन होता है, अकेली होती है, तो कभी कभी वो क्या करती है, अपने उस द्वार को खोल देती है। फिर जब कोई आता हुआ देखती है तो फिर डर के उसको बंद कर लेती है ना। तो इस तरह की जो बातें करते हैं, है ना, इस तरह की जो बातें करते हैं जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि झुनिया का चरित्र किस तरह का है ना, स्पष्ट नहीं होता है। वैसे ही है ना, कभी उसको क्या कहते हैं कि ये बहुत अच्छी है ना, अच्छे चरित्रवान है, फिर कभी क्या है, उसे बेश्या साबित करने में भी क्या करते हैं, वो तुल जाते हैं ना। जैसे एक जगह वो कहते हैं कि उसे तरह तरह के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका है ना, 2-4 रुपये हाथ लग जाते थे, घड़ी भर के लिए मनोरंजन हो जाता था, मगर वो आनंद जैसे मंगनी की चीज़ हो, है ना। मतलब यहाँ पे किस तरह का उसको शो करते हैं, तो यहाँ पे उसको बेश्या के जैसा शो कर देते हैं, है ना, कि वो पैसे के लिए अपने देह को बेचने लगती है ना। फिर उसी के बारे में वो कभी कहती है कि नहीं, वो ये सबको जुगनू के प्रकाश के भांति मानती है, माने जिसका ज़्यादा चमक स्थायी नहीं होता है, वो चाहती है कि दीपक का जैसा स्थायी प्रकाश हो, है ना। और ऐसा ही उससे कौन मिला, गोबर मिला, है ना। तो इस तरह से प्रेमचंद खुद क्या करते हैं, किसी पात्र के बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा प्रोसेस है, जब क्या करते हैं
एक पात्र के बारे में दूसरे पात्र अपने राय देते हैं, है ना। तब किस तरह का चरित्र चित्रण इसमें दिखाया गया है। जैसे कि मेहता है ना, इसी का एक पात्र है मेहता। वो क्या है, एक बार मालती से कहता है कि तुम सब कुछ कर सकती हो, बुद्धिमती हो, चतुर हो, प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमानी हो, त्याग कर सकती हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। ठीक है। उसी तरह से इसका जवाब जब मालती देती है तो वो कहती है, झूठे हो तुम, बिल्कुल झूठे, मुझे तुम्हारा ये दावा निस्सार मालूम होता है। नारी हृदय तक तुम कैसे पहुंच जाते हो, है ना। अर्थात तुम नारी हृदय तक तो पहुंच ही नहीं सकते, है ना। इसी तरह से गोविंदी की भी जो राय है तो वो मालती के बारे में ज़्यादा अच्छी नहीं है ना। वो कहती है कि मेरी दृष्टि में वो तो वेश्याओं से भी गई बीती है, क्योंकि वो पर्दे की आड़ में शिकार खेलती है। ठीक है। इस तरह से वही अगर खन्ना भी जो है तो वो भी उसे विवाह या प्रेम के लायक नहीं मानता। तो अर्थात ये अलग अलग पात्र किसी पात्र के बारे में जब अपनी राय रखते हैं तो पाठक के मन में भी क्या होता है, इसी तरह का एक राय बनने लगता है। और प्रेमचंद में ऐसा कई बार देखा गया है। ठीक है। एक तीसरा दृश्य है जब क्या है, कोई पात्र अपने ही बारे में, अपने ही चरित्र का क्या करते हैं, उद्घाटन करते हैं, यानी अपने ही चरित्र के बारे में कहते हैं, है ना। जैसे कि झुनिया, है ना। तो झुनिया सोना से, ठीक है, तो झुनिया तो ये गोबर की पत्नी और सोना ये गोबर की बहन, है ना। तो सोना से अपने बारे में कहती है कि सिवाय मीठी मीठी बातों के वो झुनिया से कुछ नहीं पा सकते, और मीठी बातों को महंगे दामों पर बेचना भी मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ कि किसी की झांसे में आ जाऊँ, और जब जान जाऊँगी कि तुम्हारे भैया वहाँ किसी को रख लिया है तब की नहीं चलाती। अर्थात ये बात हो गया, ये तब का बात है जब गोबर शहर गया हुआ है ना, शहर गया हुआ है, और ये अपने ननद से इस तरह से बात करती है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अपने बारे में ही स्वयं क्या है, वर्णन करते हैं। तो ये तीसरा विधि हो गया। चौथा विधि का अगर बात करें, जब क्या है, कोई कुछ कहते नहीं है, हाँ, कोई कुछ कहते नहीं है, लेकिन पात्र का जो कर्म है उसी पर सबका नज़र होता है। अर्थात कर्म के कारण ही उसका चरित्र को समझा जाता है ना। अगर देखा जाए तो जैसे सिलिया का चरित्र चित्रण किया गया है ना, तो सिलिया का चरित्र चित्रण इसी तरह का हुआ है ना, जो क्या है कि मातादीन के साथ रहती है, लेकिन मातादीन की ब्याहता वो नहीं है ना। मातादीन सिर्फ उसको शारीरिक आकर्षण के कारण ही उसे अपने पास रखा है ना। अर्थात मातादीन क्या है, उससे विवाह नहीं किया है, बिना विवाह किए ही वो उसके साथ उसको रखा है ना। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उससे मेहनत करवाता है ना। और जब ब्राह्मणत्व बचाने का बात होता है तो फिर वो क्या कह देता है कि हम उसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते हैं। ठीक है। तो जब ब्राह्मणत्व बचाने का बात आता है तब वो ऐसा बोला जाता है कि नहीं, सिलिया द्वारा पकाया हुआ हम खाना नहीं खाते हैं, हम क्या करते हैं, खुद ही पकाते हैं और खुद ही खाते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना सब होने के बाद भी ये सब बात का सिलिया विरोध नहीं करती है ना। मातादीन का जो वो रखेल बनी हुई है उससे भी उसे ज़्यादा दुख नहीं है ना। जन्म सिद्धांत और कर्म पाक सिद्धांत में वो विश्वास करती है, और इसी विश्वास को बनाए रखने का सतत प्रयास वो करती है। ठीक है। सिलिया में अपने अस्तित्व के प्रति चेतना का अंश भी नहीं दिखाई देता है ना। माँ और भाइयों द्वारा उसे अपने घर, अपने बिरादरी में वापस ले जाने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन उसमें भी सिलिया राजी नहीं हो जाती है ना। ये भी नहीं कि उसे ये लगता है कि मातादीन उसे अटूट प्रेम करता है, उसके साथ ही जीवन बिताएगा, ऐसा भी उसे पूरा विश्वास तो नहीं है ना। फिर भी उसे लगता है कि चलो हमारा किस्मत में
यही है ना, हमारा किस्मत में यही है, हम इसको छोड़ के जाएं भी तो कहाँ मेरा ठोर होगा, है ना। तो इस तरह से उसके कर्म के माध्यम से ही क्या होता है, उसका चरित्र का वर्णन मिल जाता है। तो इस तरह से 4 प्रकार से चरित्र चित्रण किया गया है ना। अब अगर हम लोग अगला टॉपिक का बात करें तो अगला टॉपिक है वो है कि गोदान में प्रस्तुत किसान नारी पात्र, है ना। किसान नारी पात्र या फिर आप कह सकते हैं जो ग्रामीण नारी पात्र है उसके बारे में इसमें वर्णन है ना। तो जो मुख्य भूमिका है ना, या मुख्य रूप से सामने आती है तो वो तो कौन है, होरी की पत्नी धनिया, है ना, ठीक है। उसके बाद वो जो गोबर की पत्नी है झुनिया है वो भी ठीक है ना। हीरा का पत्नी है पुनिया। तो इस तरह से कुछ क्या है ग्रामीण पात्र है या फिर बोल सकते हैं किसान नारी पात्र है जिसके बारे में प्रेमचंद ने बखूबी वर्णन किया है ना। प्रेमचंद ने किसान नारी की पीड़ा और दर्द को किसान जीवन की त्रासदी के साथ ही प्रस्तुत किया है ना। होरी के घर में एक बार अनाज नहीं होता है ना, और वो उसे क्या करना पड़ता है, पुनिया के घर से लाना पड़ता है ना। पुनिया जो कि हीरा की पत्नी है। उसके बाद धनिया की जो हेठी हुई है उसकी मर्मांतक पीड़ा किसान जीवन की पीड़ा है ना। अर्थात इसमें धनिया को बहुत बदनामी लगा है ना, उसे लगा कि मेरा तो बहुत क्या हुआ, बेइज्जती हुआ है ना। इसी तरह होरी जब बाहर से लूट कर आता है तो धनिया उसके सीधेपन पर या भल मानसपन पर खींचती है, होरी को कोसती है, और ये होरी धनिया का साझा अनुभव है। यह मात्र धनिया की परेशानी नहीं है, धनिया से लताड़ खाता हुआ भी होरी धनिया से ही सहमत होता है, और इस रूप में धनिया होरी की चेतना का दूसरा पक्ष है, उसी का अधूरा भाग है जिसे होरी ने अपने मन में नष्ट कर दिया था। अर्थात ये जो बगावत का स्वर है ना, कोई बात पे विरोध करना, ये तो क्या है, होरी छोड़ ही दिया था। लेकिन ये धनिया है जो क्या करती है, कभी कभी इस बात को जरूर उठाती है, कभी कभी विद्रोह जरूर करती है, विरोध जरूर करती है ना। साथ ही जैसे गरीबी, शोषण, अन्याय, अत्याचार, भूखमरी, है ना, तो ये सब का जो दर्द है तो ये सिर्फ होरी का नहीं है, ये धनिया का भी साझा दर्द है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये परिवार का समस्या है ना। वैसे ही बीच बीच में ये जो ग्रामीण समाज है, तो ग्रामीण समाज में क्या होता है, किसान परिवारों में पति पत्नियों के बीच मारपीट का घटना भी थोड़ा सा क्या है, आम है, या फिर बोल सकते हैं सामान्य घटना है, ठीक है। तो प्रेमचंद ने भी इस तरह का घटनाओं का वर्णन किया है ना। सामान्यतः अगर मध्य वर्गीय जीवन का बात किया जाए, है ना, या फिर उस तरह के समाज का बात किया जाए, तो वहाँ पर क्या है, ये मारपीट का समस्या नहीं है। अगर कहीं पे इस तरह का मारपीट हो जाए पति पत्नी के बीच, तो वहाँ तो विवाह विच्छेद तक हो जाता है ना। काहे कि वहाँ पे क्या है, जो मध्य वर्गीय स्त्री है उसे अपने अस्तित्व बोध के प्रति सचेतनता है ना। लेकिन ये जो ग्रामीण परिवार है या किसान परिवार है, इसमें नारियों का उतना क्या है, अस्तित्व बोध नहीं है, इसलिए वो मार खाकर भी, डांट सुनकर भी बनी रहती है ना। मार खाकर, डांट खाकर भी बनी रहती है, ठीक है। कई उदाहरण है हाँ, जिसमें प्रेमचंद ये सब का उदाहरण देते हैं। जैसे गोबर जब गांव छोड़कर एक बार शहर जा रहा होता है, तो रास्ते में एक स्थान पर एक पति पत्नी आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं, पति उस पत्नी को मार भी रहे होते हैं ना। तब गोबर क्या करता है, वो सबका झगड़ा को छुड़ाने के लिए जाता है। हाँ, इस पर जो वो पति था वो गोबर से झगड़ा करने लगता है, मारपीट करने लगता है ना। तो उस समय उसकी जो पत्नी है ना, वो युवती सामने आके क्या बोलती है कि तुम क्यों लड़ाई पर उतारू हो, अपनी राह क्यों नहीं जाते, यहाँ कोई तमाशा थोड़ो है, ये तो हमारा आपस का झगड़ा है ना। कभी वो मुझे मारता है, कभी मैं उसे डांटती हूँ, है ना, तुमसे इसका क्या मतलब है,
ठीक है, ये तो हो गया। गोबर तो ना वो तो छुड़ाने गया था, उल्टा उसे ही क्या करना पड़ा, सुनना पड़ा, है ना। फिर क्या होता है, थोड़ी ही देर में उन दोनों के बीच का जो झगड़ा है वो समाप्त भी हो जाता है और फिर दोनों ऐसे ही प्रेम पूर्वक बात करते हैं कि मानो कभी कुछ हुआ ही नहीं हो ना। तो इस तरह का उदाहरण है कि झगड़ा भी होता है, मारपीट भी होता है और तुरंत क्या होता है, सुलझ भी जाता है। ये गाँव का विशेषता भी आप कह सकते हैं। वैसे ही अगर हीरा पुनिया का बात करें तो इसमें भी वही बात है कि घर में चलता तो पुनिया का ही है ना। वो किसी तरह से भी अपना बात तो मनवा ही लेती है। पुनिया के कारण ही क्या हुआ, होरी और उनके भाइयों के बीच क्या हो गया, अलगोछा हो गया, मतलब सब क्या हो गया, सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया, है ना। जो धनिया थी तो मानो धनिया को परास्त करके ये पुनिया ही क्या बन गई, शेर बन गई, ठीक है। लेकिन फिर भी हाँ, पुनिया का चलता था सब कुछ, फिर भी हीरा कभी कभी क्या करता था, उसको पीटता भी था। कभी कभी तो ऐसा पीट देता था कि वो 2-4 दिन तक खाट में पड़ी ही रहती थी। लेकिन इतना होने के बाद भी पुनिया किसी तरह से भी क्या है, अपना जिद को नहीं छोड़ती, अपने बात को नहीं छोड़ती और जो हीरा है वो पुनिया के बात में ही चलता है ना। प्रेमचंद इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चलता था उसी के इशारों पर उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी की लात मार कर भी उसी के आसन के नीचे चलता है ना। मैंने कभी कभी भले ही वो लड़ लेता है, मारपीट कर लेता है, लेकिन चलना उसको क्या है, पुनिया के बात में ही है ना। तो इस तरह का उदाहरण देते हैं। वैसे ही गोबर और झुनिया के बीच में भी झगड़ा हुआ, इस बात का भी क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। होरी जो हमेशा क्या करता है, दब्बू बन के रहता है, दबा दबा रहता है, लेकिन वो भी क्या है, कभी कभी धनिया को पीट देता है ना। प्रेमचंद कहते हैं कि इन किसान परिवारों में अगर इस तरह का मारपीट हो जाता है, आपस में झगड़ा हो जाता है, तो अधिक से अधिक यही हो जाता है कि वो लोगों का आपस में बातचीत बंद हो जाता है ना, और वो कुछ दिनों तक बंद रहता है। हाँ, लेकिन जब कोई मानिए विपत्ति का समय आ जाए या संकट का समय आ जाए तो फिर से ये झमेला समाप्त हो जाता है और फिर जो दाम्पत्य जीवन है फिर से गति पकड़ लेता है ना। तो इस तरह की बातें प्रेमचंद कहते हैं, है ना। अब इसमें बात आता है कि इस तरह का जो घटना है, ठीक है, ये सही है या गलत है ना, ठीक है। तो प्रेमचंद तो ये कहते हैं कि ये तो क्या है, विशिष्टता है ना, ये किसान दाम्पत्यों के बीच का विशिष्टता है, या फिर आपस का प्रेम है, या फिर एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना है ना। ये कहते हैं कौन, प्रेमचंद कहते हैं, है ना। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो ये सब बात नहीं है ना। जो मूल रूप है वो क्या है, यहाँ का पितृसत्तात्मक प्रभाव ही कहा जा सकता है ना। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियां क्या है, अधीनता का जिंदगी जीती है ना। उसे सामाजिक दबाव के कारण, है ना, अधीनता के कारण नहीं, ये जो उस पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, अपमान होता है, उत्पीड़न होता है, इसको क्या करना पड़ता है, सहना पड़ता है। वो किसी तरह का विरोध या विद्रोह नहीं कर पाती है। वैसे ही अगर बात करें तो प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन में विवाहेतर यौन संबंध का भी वर्णन किया है ना। माने क्या है कि शादी के बाद भी दूसरे से यौन संबंध बनाना, इसके बारे में भी कुछ बात किया है। और प्रेमचंद इस बारे में कहते हैं कि समाज के उत्पीड़क वर्ग द्वारा, है ना, दलित वर्ग की स्त्रियों के यौन शोषण का मुद्दा उठाया है ना। जो अपने आप को उच्च वर्ग का कहते हैं ना, वही क्या करते हैं, इस तरह के कामों को करते हैं ना। जो दलितों के पत्नियों का, है ना, किसानों के पत्नियों का, वो क्या करते हैं, उसका शारीरिक शोषण करते हैं, है ना, शारीरिक शोषण करते हैं, ठीक है। और अगर ये सिलिया और माता दिन का बात किया जाए तो ये तो सबसे क्या है, अधिक मार्मिक प्रसंग है ना। सिलिया क्या है, एक चमारिन है, और माता दिन क्या है, वो ब्राह्मण है ना। तो सिलिया माता दिन के झूठे प्रेम जाल में फंसी है। वो समझती है कि माता दिन ब्राह्मण होकर भी चमारिन सिलिया को पत्नी के रूप में घर में रखा है, तो जरूर ही उसके मन में सिलिया के प्रति प्रेम है।
अपनी बिरादरी का विरोध सहकर भी मातादीन सिलिया को अपनी पत्नी के रूप में घर में रखता जरूर है, लेकिन उसका प्रेम केवल शारीरिक है। मतलब सिलिया जैसा सोचती है ऐसा कुछ नहीं है। सिलिया के यौवन भरे शरीर के प्रति ही वो आकर्षित है। निम्न जाति की सिलिया को वो मन बहलाने वाले खिलौने की तरह समझता है। सिलिया के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर उसे कोई छुआछूत या ब्राह्मण होने का अहम का एहसास नहीं होता है, लेकिन सिलिया द्वारा पकाया खाना वो नहीं खाता, अपनी रसोई खुद पकाकर खाता है। धर्म की रक्षा मातादीन के लिए सिलिया के द्वारा छुआ गया खाने तक ही सीमित है ना। अर्थात उसका छुआ खाना नहीं खा सकता है ना, उसका शरीर का उपभोग कर सकता है ना। तो इस तरह से प्रेमचंद बताते हैं कि जो ग्रामीण परिस्थितियां है ना, तो उसमें किस तरह से नारियों की स्थिति है ना। तो इस तरह से इस चैप्टर का और 2-3 टॉपिक छूट गया। हाँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो उन टॉपिक्स को हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।